नमस्कार। आज हम शुभारंभ करते हैं मनोविज्ञान के शैक्षिक जो आपके सिद्धांत हैं। तो अनुबंधन का सबसे प्राचीनतम जो सिद्धांत माना जाता है शास्त्रीय अनुबंधन, उसकी हम चर्चा करेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव के द्वारा दिया गया है, जो कि रूस के थे। और इनके बारे में अगर कहा जाए तो लगभग ये जो सिद्धांत था 1901 में ये लगभग दिया गया था। 1904 में इवान को पावलोव जी को उनको नोबेल भी मिला था एक मनोशारीरिक प्रक्रम के लिए। शायद इसको हम अंतर संबंधित करें तो हमको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे उन्होंने जो अध्ययन किया उसके दौरान ही उनको शिक्षा से संबंधित हमारा जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं वह मिला। उन्होंने अध्ययन किया था जैसे कुत्तों पे और फिर बाद में बच्चों पे भी। तो उन्होंने जो पाचन शक्ति है उसकी और भोजन के प्रति अनुक्रिया और जो लार ग्रंथि है उस पर अध्ययन किया था। कुत्तों पे अध्ययन करते हुए उन्होंने कुत्तों के जो मतलब जो आपका अपना प्रयोगशाला था वह उसमें कुत्तों के अनुकूल पूरा वातावरण था, कैसे क्या है, मतलब उनको एक अच्छी स्थिति स्वस्थ स्थिति में रखने का। लेकिन उन्होंने एक कैसुला, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मशीन लगाई थी, एक तरह से ग्रास नली को बाहर करने की ये बात मानी जा सकती है, जिससे लार जितनी बनेगी वो सीधे आपकी टेस्ट ट्यूब में जाएगी। तो इससे कुछ दुष्प्रभाव भी हुआ कि एक विकट प्रकार की उनको बीमारियां हुई, कुत्ते मृत भी हो गए। और ये तो बात उनके पर्सनली ये नहीं कह सकते, सिद्धांत पे आते हैं। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनके पाचन प्रक्रिया पे जो अध्ययन था उसके अंतर्गत ही उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमारे मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान को दिया। इसकी बात करें तो ये जो पूरा आपका एटमॉस्फेयर था बस इतना था कि उनकी जो प्रयोगशाला थी, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें उन्होंने कुत्तों पर अध्ययन किया था सबसे पहले। वैसे भी कोई इंसानों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो जानवरों पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अगर इसकी आलोचनात्मक चीज़ें भी कही जाए तो बहुत सारी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा के क्षेत्र में या अगर मानव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ये एक सराहनीय कार्य हो सकता है। तो उन्होंने जो कुत्तों पे अध्ययन किया तो उन्होंने क्या किया, देखा वैसे भी स्वाभाविक आपकी क्रिया है कि कोई अच्छा चीज़ आपके सामने आता है खाने का और आपकी भूख हो तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है। जैसे हम लोग को गोलगप्पे के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुत्तों को मांस का पाउडर मीन्स भोजन जो है, जब कुत्तों को भोजन उनके सामने प्रस्तुत किया गया, उसकी स्मेल से उसको देखकर कुत्तों की क्या हुई, लार गिरने लगी कुत्ते की। तो जितनी लार गिरी वो क्वांटिटी उन्होंने मेजर की। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ समय बाद उन्होंने एक घंटी बजाई और फिर भोजन दिया एक निश्चित अंतराल पे। तो शुरू में तो नहीं, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार घंटी बजाने पे ही हो गया होगा। तो घंटी बजाई और भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, इस प्रक्रिया को बार बार उन्होंने दोहराया। तो जो घंटी बजाने पर उसको ये दिमाग में हो गया कि घंटी बजेगी तो हमको भोजन मिलेगा। और वही चीज़ हुई अनुकूलन कि कुत्ते की समान क्वांटिटी में लार घंटी के बाद भी गिरने लगी। मतलब अभी भोजन नहीं मिला, उसके सामने नहीं आया है, लेकिन वो जो घंटी थी उसकी आवाज़ से ही वो क्या करता है, मतलब वो चाहता नहीं, जैसे हम जानबूझ के नहीं लगा सकते, उसकी जो जैविक प्रक्रिया थी वो ऑटोमेटिक होने लगती है। तो इसी को उन्होंने अनुकूलन का या अनुबंधन का नाम दिया और सबसे पहले इसकी बात की गई, इसलिए इस विधि को शास्त्रीय अनुबंधन कहा जा सकता है। इसके बाद जो बात हुई कि उन्होंने भोजन दिखाया। पहले आपको भी पता है कि जब उत्तेजना जो होती है तो उद्दीपक जब पहले हमारे सामने आता है, तो यहाँ पे उद्दीपक की बात थी।
अगर हम कार्य करने के बाद हमको कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम बार बार कार्य करें तो वो हमारा पुनर्बलन होता है। सेम ही चीज़ कभी कभी आपकी उद्दीपक और कभी पुनर्बलन हो सकती है। अगर पहले आपको पता चल जाए कि हमको कुछ गिफ्ट मिलेगा, हम ये काम करेंगे, तो वो आपका एक तरह से उद्दीपक होता है। और अगर आप कार्य कर लो उसके बाद संतुष्टि के रूप में या आपके कार्य को सराहने के रूप में आपको कुछ दिया जाए तो वो आपका पुनर्बलन होता है। तो यही चीज़ हुई उस कुत्ते के साथ। और कुत्ते ने क्या किया, उसने ये समझ लिया कि घंटी ही भोजन है, मतलब हमको भोजन मिलने ही वाला है। तो जबकि घंटी का भोजन से कोई संबंध नहीं है। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स पे भी अध्ययन करेंगे। ये तो उनका एक्सपेरिमेंट था। अब इसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट है हम उसको देखेंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट में सबसे पहले नाम, अगर इनके जो सिद्धांत का देखें तो अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया या एस प्रकार का इनका एक्सपेरिमेंट या सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने दो प्रकार के व्यवहारों की बात की, आपकी स्वाभाविक व्यवहार और अस्वाभाविक व्यवहार। स्वाभाविक व्यवहार आपके दो वो व्यवहार होते हैं जो मतलब बच्चा जन्म लेता है या उसको भूख लगती है तो वो रोता ही है, तो वो उसका स्वाभाविक व्यवहार है। तो वैसे ही जो भूख है, अगर है इंसान जीवित है तो उसको भूख लगनी है, प्यास लगनी है। तो जन्मजात व जैविक जितने भी व्यवहार होते हैं वो आपके स्वाभाविक व्यवहार कहे जा सकते हैं। उसके ही साथ ही अस्वाभाविक व्यवहार क्या होते हैं, आपके अर्जित और मनोवैज्ञानिक व्यवहार आपके अस्वाभाविक व्यवहार कहे जाते हैं। इनके सिद्धांत की बात की तो इन्होंने भोजन दिया, उसके सामने प्रस्तुत किया तो लार गिरी, भोजन प्लस घंटी लार गिरी, घंटी लार गिरी। मतलब यहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल जो आपका स्टिमुलस मतलब उद्दीपक लिखा, मतलब अनुबंधित उद्दीपक, मतलब उससे कोई निबंधन नहीं है। भोजन है तो लार गिरनी स्वाभाविक है। तो ये आप कह सकते हैं कि स्वाभाविक आपका जो उद्दीपक है उससे आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन प्लस अस्वाभाविक आपका घंटी, उससे भी जो आपकी अनुक्रिया हुई वो स्वाभाविक ही थी, क्योंकि घंटी के साथ जब भोजन दिया गया तब वह घंटी पर लार गिराना नहीं स्टार्ट करता है, वो दोनों की कॉम्बिनेशन पे लार गिराता है। लेकिन गिराता तो वो भोजन के लिए है, तो वो उसका स्वाभाविक ही रिस्पॉन्स होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यूसीआर है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन जब वह सिर्फ घंटी बजते ही उतनी ही मात्रा में लार गिराने लगता है तो यह उसकी जब कंडीशनल स्टिमुलस मतलब आपका अनुबंधित उद्दीपक, उस पर क्या हुआ, उसका अनुबंधित व्यवहार। यही अनुबंधित उद्दीपक से उसका जो अनुबंधित व्यवहार को अनुबंधित व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, यही आपका पावलोव का सिद्धांत है। मतलब कि जिस चीज का कोई कनेक्शन नहीं, हम उस चीज को उससे करवा रहे हैं, क्योंकि हम किसी से कोई प्रक्रिया जानने में करवाएं वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर की जैविक प्रक्रिया जो कि उसके अंदर हार्मोनल या कुछ मतलब पाचन के लिए जो भी हो रहा है वो हमने एकदम चेंज कर दिया। तो ये आपकी सबसे खतरनाक थ्योरी। आप किसी को कुछ भी करा सकते हो अगर उसने अपनी स्वचेतना नहीं लगाई। इसके लिए आप कह सकते हैं किसी की आदत ही बदल सकते हो, उसका व्यवहार ही बदल सकते हो। और इसके निहितार्थ में भी हम देखेंगे कि क्या क्या निहितार्थ है। तो निहितार्थ में अच्छा चर्चा ही कर लेते हैं। तो इसमें आदत निर्माण संगति व प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित होती है। इनका सबसे प्रमुख यही सिद्धांत है। अगर इनके सिद्धांत की बात करें तो मतलब एक तरह से मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है यही है कि आदत निर्माण संगति व प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। संगति मतलब जिसके साथ हम जैसे रहते हैं और जिस प्रकार से उसमें हेर फेर करते हैं, एक के स्थान पर दूसरे पर स्थान। जैसे उन्होंने भोजन की जगह पर सिर्फ घंटी ही बजाई, भोजन नहीं दिया।
तो संगति और प्रतिस्थापन वास्तव में जीवन में दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप मानवीय जीवन देखें या आप कुछ भी देखें, कोई भी क्रियाकलाप देखें, जैसे आप जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, जिस प्रकार के क्रियाकलाप करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, आप उसी प्रकार के कंडीशन में क्या होते हैं, ढल जाते हैं। यही हुई आपकी कंडीशनिंग। आपका प्रतिस्थापन हो जाता है, मतलब आपकी जो अंदर से हर बच्चा क्या होता है, हर बच्चा जब जन्म लेता है तो वो आप कहते हैं ये चीज़ की कच्ची मिट्टी होते हैं। आप संगति पर डिपेंड करता है कि उसको किस रूप में ढालते हैं, मतलब आपकी वो कच्ची मिट्टी किस रूप में प्रतिस्थापित होती है। यही चीज़ हमारे जो पावलाव महोदय हैं उन्होंने भी शिक्षा में या मनोविज्ञान में सीखने के प्रति यही बात कही है। इसको हमको बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़, मतलब हर चीज़ है, हर चीज़ जानकारियाँ पूरे विश्व में, पूरे समाज में फैली हुई हैं। हम सुनते भी हैं, लेकिन जब तक हम उसका अधिग्रहण नहीं करेंगे तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं है। अगला इनका निहितार्थ अगर है तो सब बहुत बड़ी चीज़ है। मानसिक पिछड़ापन जो होता है आपका, उस पर इन्होंने क्या किया, उस पर इन्होंने इनके सिद्धांत ने बड़ा प्रभाव डाला है कि मानसिक पिछड़ेपन से जो बच्चा बहुत स्लो लर्नर है या आपको कह सकते हैं कि डिसबैलेंस्ड है, उत्पाती है, तो उसकी जो स्वाभाविक अनुक्रिया है उसको भी हम इस अनुबंधन के द्वारा बदल सकते हैं। अगला है आपका अधिगम संक्रिया, जैसे गणित हुई या भाषा सीखने में, तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप पूरा चेंज कर दे रहे हो। हम नहीं कर सकते, हमको बहुत मैथ से डर लगता है, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमको मैथ से डर ही नहीं लगता। वो इस प्रकार की ऐसी कंडीशन आपको कौन सिखाता है, आपका शास्त्रीय अनुबंधन। अवांछित कोई व्यवहार करता है, जैसे कि मुंह में उंगली डाल रहा है, अंगूठा चूस रहा है, गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, और मतलब इस प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो उचित नहीं, उसको बदलने के लिए भी आप इस सिद्धांत का यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपको कौन सा अनुबंधन कहाँ पे लगाना है ये आपको जानना चाहिए। इसके बाद बात करें तो इसमें असंबंधित उत्तेजना में संबंध या साचर, ऐसी दो चीज जिसमें कोई कनेक्शन ही नहीं। अगर अलग अलग आप देखें तो भोजन का घंटी से कोई संबंध नहीं है। घंटी बजती भी है तो कोई उसे कोई बुलाता है या मतलब अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन भोजन मतलब दो असंबंधित जो आपके वेरिएबल्स कह सकते हैं, उसमें उत्तेजना जो है वो उसमें संबंध स्थापित करने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो आपका अनुशासन, भय निवारण और समाजीकरण में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की चर्चा तो हम कर ही चुके। अनुशासन भी एक तरह का बच्चों के लिए बहुत अच्छा ये मेथड है कि उनकी मतलब उद्दंड है तो उनको किस प्रकार से आप मैनर में लाएंगे या उनको अच्छे आचरण की ओर अग्रसर करेंगे। लेकिन एक टर्म आपका जो है यहाँ भय निवारण, तो इसको भी आप जान लीजिए कि जो हमारे पावलाव महोदय थे, इन्होंने क्या किया था, एक एल्बर्ट नाम का 11 माह का बच्चा था, तो उसके ऊपर आवाज़ के साथ चूहा फेंक देते थे, आवाज़ के साथ चूहा फेंक देते थे। मतलब इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और इसी शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा उन्होंने उसके भय को निकाल दिया। मतलब चूहा उसके ऊपर फेंके आवाज़ के साथ तो फिर वो फिर डरे ही ना। तो कोई भी भय हो आपका, मानसिक रूप से भय हो किसी प्रति, असफलता के प्रति, या कि कहीं किसी चीज़ से भय लगता है, जैसे ऊंचाई से लगता है या कुछ भी, तो उसको दूर करने के लिए भी ये, अगर आप उसको एक तरह से मशीनरी लर्निंग आप कह सकते हो कि मतलब आप उसको पूरा जैसे चिप लगा दो वो चेंज हो जाए, लेकिन वो चिप कैसे है करनी है ये साइकोलॉजिकल है। आपको डिसाइड करना है कि किस प्रकार से आप अनुबंधन करो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आगे चर्चा करते हैं अगर इनके सिद्धांत की, तो इसमें 5 मुख्य सिद्धांत जो निहित है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तेजना, अधिग्रहण, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ और उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक विभेदन।
ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि उत्तेजना अधिग्रहण मतलब जब शुरू शुरू में हम कंडीशनिंग करते हैं तो किस प्रकार से मतलब उसको बैलेंस करते हैं, कैसे वो अडॉप्ट करता है कि ये चीज़ होएगी, मतलब जब घंटी बजेगी तब भोजन आएगा, इस टाइप से अगर ऐसी कंडीशन जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये आपका उत्तेजना अधिग्रहण है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं और भोजन नहीं देते तो भी उसकी लार गिरती है, तो ये तो आपका विलोपन हुआ। लेकिन अगर लगातार यही कंडीशनिंग आपका निगेटिवली भी होगा कि अगर आपका लगातार विलोपन करते रहिए, लगातार विलोपन करते रहिए, मतलब आप उसको घंटी बजाइए भोजन मत दीजिए, घंटी बजाइए भोजन मत दीजिए, तो धीरे धीरे उसकी लार बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि घंटी बजने पर भोजन नहीं मिलने वाला। स्वतः पुनर्लाभ, स्वतः स्फूर्त पुनर्लाभ। लेकिन अगर फिर आप अचानक से उसको पुनर्लाभ देने लगेंगे तो फिर वो कंडीशनिंग करने लगेगा और उद्दीपक सामान्यीकरण या जो उसकी उत्तेजना है उसका सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब एक चीज़ को कई चीज़ों से जोड़ना, मतलब अगर उसको घंटी एक प्रकार की जो आप बजा रहे हो, कभी हो सकता है किसी का हॉर्न बजा उसको भी वो घंटी समझे और उसकी लार गिरने लगे, या अन्य कुछ कोई उससे सिमिलर ध्वनि हुई तो वो करने लगे, तो उसका ये उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। आगे चर्चा करें तो उद्दीपक विभेद, वो कुछ समय बाद जब उद्दीपकों में विभेद अगर करने लगेगा तो उसका जो अनुबंधन है वो कमजोर होने लगेगा। लेकिन आपको क्या करना है उसमें एक तरह से आपको कंटिन्यूअसली उसमें साहचर्य स्थापित करना है। उनका सिद्धांत पूरा साहचर्यता के नियम के जैसा है, एक चीज का दूसरे चीज से संबंध या साहचर्यता दिखाना कि ये वही चीज है जो आप पहले करते थे। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आपको उद्दीपकों के बीच जो स्वाभाविक हो अस्वाभाविक हो आपको साहचर्य स्थापित करना होता है। बाकी रही मैं अवरोध की थी, इसमें बाह्य अवरोध, कालिक्रम, द्वितीय कोटि अनुबंधन और पुनर्वनन के रूप में कभी कभी अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे आपका बाह्य अवरोध, जैसे कोई अन्य आप जिस समय अनुबंधन करा रहे हैं बाहरी आवाज़ हो रही है, बाहरी कुछ एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो आपको इफेक्ट करेगा। कालिक्रम मतलब आपका अगर टाइम लैग जो है वो आप बढ़ाते घटाते हो तब भी डिपेंड मतलब डिफरेंस मिलेगा आपको। द्वितीय कोटि अनुबंधन हो रहा है तो मतलब सेकेंडरी कर रहे हो, प्राइमरी नहीं, मतलब आप उसको इतना महत्व ना देकर उस विधि में आप उसको मतलब सेकेंडरी पर रख रहे हो तो आपको थोड़ा कम आपको रिस्पांस मिलेगा। और कभी कभी पुनर्बलन ऐसी चीज़ है, जैसे अगर उसको पुनर्बलन मिलता रहता है पुनर्बलन तो जो उद्दीपक के प्रति, जैसे अगर किसी चीज़ का ये भी कह सकते हैं कि अगर कुत्ते का पेट भरा हो तो वो क्यों लार गिराए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होता है किस चीज़ में कि हमको किस चीज़ के प्रति उसको उत्तेजित रखना है और किस प्रकार की उसको स्वाभाविक परिस्थिति देनी है, और साथ ही साथ किस प्रकार से उससे हमको अनुकूलित व्यवहार प्राप्त करना है। ये थी पावलोव की एक तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग, पावलोव की जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसकी बात थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर देखा क्लासिकल जो उनका सिद्धांत था उसमें हमने यही सीखा कि दो चीज़ जो कि बिल्कुल सिमिलर नहीं है, भिन्न भिन्न है, हम कैसे उसमें किस प्रकार से सहसंबंध या साहचर्य स्थापित करके उस व्यवहार के प्रति किसी भी बच्चे को अधिगम में अनुकूलित कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले सिद्धांत पर चर्चा की जाएगी।